Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Vigyan Har Ghar Bane Pathshala. Dear students, before this break, 15 days, we have completed the chapter 7 of your science book of class 9th. Now we are going to start chapter 8. But before starting, I hope you all people have learned your material which we have taught you during this ऑनलाइन क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों ने जो हमने ऑनलाइन कक्षाओं में आपको इस ब्रेक से पहले पढ़ाया था वो आपने अच्छी तरह से लर्न किया होगा एंड देयर एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आल्सो आपने लर्न किए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम चैप्टर 8 शुरू करते हैं। चैप्टर 8 हमारा क्या है, गति यानी मोशन। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है मोशन मतलब गति, मतलब जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो हम कहते हैं कि यह वस्तु उस टाइम बिल्कुल गति नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही विराम अवस्था से वह गतिज अवस्था में आ जाती है, गति करना शुरू करती है तो हम कहते हैं कि वह गति कर रही है, गतिमान हो गई है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, मछलियाँ तैरती हैं, खून का प्रवाह हो रहा है सिराएं धमनियों में और मोटर गाड़ियाँ चल रही है, तो ये सभी क्या है, ये गतियाँ हो रही है, तो हम कहते हैं यह गति हो रही है। ठीक है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्राय क्या समझते हैं कि कोई वस्तु तभी गति करती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, राइट। तो हम जनरली यही समझते हैं कि जब कोई वस्तु तभी गति करती है जब वह समय के साथ अपनी क्या करती है, अपनी स्थिति को बदलती है, तभी कोई गति करती है। ठीक है। यद्यपि ऐसी कई अवस्था है जिसमें गति के अस्तित्व में अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसी स्थितियाँ हैं, परंतु हम क्या समझते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी गति या स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गतिशील है। अब देखिए, हवा पेड़ पौधों को हिलाती है, धूल कणों को उड़ाती है। ठीक है। पेड़ पौधों की शाखाओं, पत्तियों आदि को हिलाती है, तो इससे हम क्या बोलते हैं कि इसमें क्या हो रही है, गति हो रही है। ठीक है। अब आपको पता है सूर्योदय, सूर्यास्त मौसम में परिवर्तन की घटनाओं के कारण है। तो क्या यह पृथ्वी की गति के कारण भी है? आपको जानना होगा कि जब ये सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो क्या यह पृथ्वी की गति के कारण भी है? तो पृथ्वी अपनी अक्ष में गति करती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष में गति करती है और सूर्य के चारों तरफ भी गति करती है। तो इस प्रकार जो है गति क्या होती है हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, और गति जो है किन किन कारणों की वजह से होती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम करते हैं गति का वर्णन। ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु के निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। ठीक है। आइए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। माना कि किसी गांव के एक स्कूल में रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मान लीजिए एक गांव में एक स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा तरफ स्थित है। तो हमने क्या करना है, स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण से रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। ठीक है। हम दूसरे निर्देश बिंदु का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब देख लिया, आप समझिए कि जब हम किसी वस्तु की गति को दर्शाना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु से कोरिलेटेड होता हुआ एक निर्देश बिंदु चाहिए होता है, जहाँ से हम ये बता सकें कि इस बिंदु से वस्तु वहाँ तक गई, उससे हम इसको रिलेट कर सकें। उस बिंदु को उस वस्तु का मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहा जाता है। ठीक हो गया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। सरल रेखीय गति। गति के प्रकार कितने होते हैं? सरल रेखीय गति पहली है हमारी, सरल रेखीय गति। तो गति आप मतलब समझ गए होंगे आप, गति क्या हुई, मोशन क्या हुई। जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आता है तो उसको हम सरल रेखीय गति इसको हम गति कहते हैं। अब गति का प्रकार क्या होता है? नंबर 1 सरल रेखीय गति।
देखिए गति का सबसे साधारणतः प्रकार जो है वह सरलरेखीय गति। सरलरेखीय मतलब एक सीधी और सरल रेखा में कोई वस्तु जब गति करती है तो उसको हम सरलरेखीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण के कोई वस्तु मान लीजिए सरल रेखा के पथ पर गतिमान है और वस्तु अपनी गति 0 या O बिंदु से प्रारंभ करती है। ठीक है, मान लीजिए एक O बिंदु है जहाँ से गति जो है शुरू करती है वस्तु, इसे उसका निर्देश बिंदु कहा जा सकता है। ठीक है, अब भिन्न भिन्न क्षणों में A तथा B तथा C वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करती है, जैसे चित्र 8.1 में दिखाया गया है। ठीक है, ये 8.1 चित्र है, इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट दिखाए हुए हैं। ये आपका O पॉइंट है, यहाँ से गति करना शुरू करती है। ये आपका A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है। ये डिफरेंट पॉइंट जो है वस्तु की गति को दर्शाती है कि A पे कौन सी गति है, B पे किस स्पीड पे, C पे किस स्पीड पे। ठीक है, तो इसके पश्चात उसी पथ पर वो वापस भी लौटती है और B से गुजरते हुए C पे आती है। तो पहले यह गति करते हुए यहाँ पे जाती है A तक। ठीक है, फिर यहाँ से वापस आती है आपकी A से लेके वापस आएगी, कहाँ से वापस आएगी आपकी O तक। ठीक है, B और C होते हुए। तो वस्तु द्वारा, अब इस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, OA प्लस AC, यानी यहाँ से यहाँ तक गई फिर यहाँ से यहाँ तक आई, तो OA प्लस AC, तो ये हुई इस वस्तु की गति, कुल दूरी। तो अब आप देख सकते हैं कुल दूरी कितनी की इसने, कुल वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ आपका 60। ठीक है, फिर 60 के बाद कितना यहाँ पे आपका देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, तो 60 प्लस 35 कितना हुआ, 60 प्लस 35 इज इक्वल टू 90। तो इस प्रकार 95, इस प्रकार जो इस वस्तु ने टोटल दूरी तय की वो है 95 किलोमीटर। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ गए। तो अब हम क्या देखेंगे कि इस वस्तु ने क्या किया, यह दूरी तय की गई। तो दूरी तय करने के लिए हमने केवल अंकीय मान की आवश्यकता थी हमें, ना कि इसके गति की। ठीक है, इसके अंकीय मान की आवश्यकता थी, ना कि इसकी गति की दिशा की। तो कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान क्या होता है, उसका परिमाण होता है, उसकी क्वांटिटी होती है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए वस्तु के प्रारंभिक वेग O, ठीक है, प्रारंभिक वेग O से उसकी अंतिम स्थिति C तक दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें आपको यह A से गुजरते हुए O और C तक विस्थापन का अंकीय मान देगा। तो वस्तु की प्रारंभ जो मैंने आपको बताया ना कि O से लेके A तक गया 60 किलोमीटर, ये हुआ इसका अंकीय मान। फिर A से लेके C तक गया 35 किलोमीटर। तो हमने दूरी ज्ञात करनी है तो हमने दोनों को जमा किया और उसकी 95 किलोमीटर दूरी होगी। ठीक हो गया। तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ये नोट रखना अपने, विस्थापन क्या हुआ, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो वह इसका विस्थापन कहलाता है। अब क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है? चित्र 8.1 में जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसमें O से A तक की वस्तु की जो गति थी ना, उसने जो तय की दूरी, अब जो गति के तय की गई दूरी थी वो थी 60 किलोमीटर O से A तक, तथा उसका विस्थापन जो परिमाण था वो भी 60 किलोमीटर है। ठीक है, अब O से A के साथ तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी वो 60 किलोमीटर प्लस 25 इज इक्वल टू 85 किलोमीटर, जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर होगा। ठीक हो गया। इसलिए इस विस्थापन का परिमाण कितना है, 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं हो सकता,
क्योंकि ये दूरी जो है रिवर्स में डायरेक्शन में भी है ना, तो इसकी दिशा पे निर्भर करती है। तो विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य कभी नहीं हो सकती। यदि हम मान लें कि वस्तु की गति करते हुए दोबारा वह ओ तक आ जाती है, यानी ओ से ए तक गई, फिर ए से बी, सी और सी से दोबारा ओ तक आ जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाएगी। अतः विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। विस्थापन का मतलब हुआ कि वस्तु जो है एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जैसे गई। मान लीजिए वस्तु एक ओ पे है, तो ओ से ए तक गई, तो वस्तु का विस्थापन हो गया, स्थिति चेंज होगी, ओ से लेके कहाँ गई? ए तक, और दूरी होगी उसकी वहाँ तक 60। तो लेकिन वस्तु दोबारा अगर ए से लेके ओ तक आ जाती है, तो विस्थापन यानी उसकी जो स्थिति थी वो तो जीरो हो जाएगी, जहाँ पहले थी वहीं थी, लेकिन दूरी तो बढ़ गई ना। दूरी यहाँ से ओ से ए तक 60 किलोमीटर, फिर ए से ओ तक दोबारा 60 किलोमीटर, तो इसकी दूरी तो हो जाएगी 120 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन रहेगा इस पर जीरो। उस समय क्या होगा? आपका दूरी 120 हो जाएगी, लेकिन विस्थापन हो जाएगा आपका जीरो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरलरेखी गति में आपको विस्थापन समझ आया, और किस प्रकार जो है इसका दूरी होती है ये भी समझ आपको आया। अब दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। देखिए, दो राशियां हैं, दूरी तथा विस्थापन। तो इन दोनों का वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। ये था एक समान सरल रेखा में करती हुई गति। तो एक समान जब गति करती है सरल रेखीय गति होती है। अब देखेंगे हम एक समान गति और असमान गति, यानी सरल रेखा में ही एक समान गति और असमान गति जो है सरल रेखा में किस प्रकार मापी जाती है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि एक वस्तु जो है सीधी रेखा में चल रही है। पहले सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में यह 50 मीटर, और तीसरे सेकंड में फिर से यह 50 मीटर, तथा चौथे सेकंड में यह 50 मीटर दूरी तय करती है। इस प्रकार यह 4 सेकंड में लगभग 50-50 मीटर दूरी तय करते हुए 200 मीटर दूरी तय करती है कुल। तो इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक हो गया। अब क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, क्योंकि यह वस्तु समान समय दिए गए एक बराबर समय, मतलब क्या, एक सेकंड में कितनी दूरी कर रही है? समान समय, सेकंड है, एक सेकंड का समय है, और दूरी हो रही है 50-50 मीटर। तो एक समान समय में एक समान दूरी तय कर रही है, तो उसकी गति की एक समान गति कहते हैं। तो ऐसी गति को हम कहते हैं एक समान गति। इसकी परिभाषा क्या होगी? एक समान गति वह गति हुई जब कोई वस्तु एक समान समय में एक समान गति करे, विभिन्न पॉइंट्स पे, विभिन्न बिंदुओं पे एक समान गति तय करे, उसे एक समान गति कहते हैं। तो इस तरह गति के समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तु द्वारा असमान अंतराल में, समय अंतराल में दूरी तय की जाती है। अब इसका उदाहरण भी देख लीजिए। मान लीजिए आप उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पे जा रहे हैं कार में, और पार्क में दौड़ा रहे हैं एक व्यक्ति, यानी भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति, ये असमान रूप से गति करेंगे। अब भीड़ वाले क्षेत्र में तो गाड़ी रुक रुक के जाएगी, ठीक है। पार्क में जो व्यक्ति दौड़ रहा है वो थोड़ा तेज जाएगा। इस प्रकार जो है तो इनकी गति क्या होगी? असमान होगी दोनों की, ठीक है। तो ये था आपका एक समान गति एवं असमान गति। तो एक समान गति भी गाड़ी करती है, चलती है, और असमान गति के कारण भी चलते हैं। असमान गति के उदाहरण क्या हो? देखिए, सारणी इन्होंने दी है 8.1। इनमें क्या दिया हुआ है? एक वस्तु जो है तय की गई दूरी मीटर में 9:30 उसने 10 मीटर दूरी की,
ठीक है। और बी वस्तु ने उसी दूरी को 12 मीटर में तय किया, 12 मीटर तय की। और समय 9:45 पे एक वस्तु ने 20 मीटर, दूसरी ने 19 मीटर। इसी प्रकार निम्नलिखित जो है अलग अलग इन्होंने दी हुई है। तो कहने का मतलब वस्तु एक जो है वस्तु बी से अलग दूरी तय कर रही है एक समय में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये असमान और एक समान गति होती है। अब हम देखेंगे इस वस्तु का गति का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतने काफ़ी है बच्चों, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। फिलहाल हमने इस आज की वीडियो में यही पढ़ा कि गति क्या होती है, गति जो है किस प्रकार होती है, गति किस प्रकार नापी जाती है। तो गति सरल रेखा में गमन करती है, गति एक समान और असमान भी हो सकती है, ठीक है। वस्तु की गति जो है विस्थापन और समय अंतराल के ऊपर निर्भर करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम गति की दर को कैसे मापते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।